जय हिंद दोस्तों, मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। आप सब देख रहे होंगे दोस्तों, या जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह सब दोस्तों ई दृष्टि की घटना चक्र वाली जो दोस्तों करंट की बुक आती है, या दोस्तों वहीं से एक चीज़ें लिया गया है। और यह यूपी पीसीएस के लिए दोस्तों स्पेशल है। जो लोग का दोस्तों अभी क्या है, यूपी पीसीएस का एक दोस्तों एग्जाम होने वाला जो 14 मई को दोस्तों, तो जो लोग भी दोस्तों इस यूपी पीसीएस को इस बार देने वाले हैं उनके लिए दोस्तों यह बहुत ही रामबाण सीरीज इसको समझिए, क्योंकि यूपी पीसीएस में दोस्तों यूपी से दोस्तों भरपूर मात्रा में करंट पूछे जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से सुन लेंगे, ध्यान से देख लेंगे, तो आपकी यूपी स्पेसिफिक जो करंट होते हैं दोस्तों वो बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके 2023 में कोई भी दोस्तों यूपी के अगर कोई एग्जाम लगे हो, जैसे अभी दोस्तों वन दरोगा का पेपर होने वाला है दोस्तों, बीडीओ का पेपर होने वाला है, यानी मुख्य जो ग्राम विकास अधिकारी होता है दोस्तों उसका भी पेपर होने वाला है, तो यूपी के जितने भी दोस्तों पेपर होने वाले हैं उन सब के लिए दोस्तों यह बहुत ही लाभदायक सीरीज है। और यूपी स्पेशल जिनका दोस्तों अभी यूपी पीसीएस का पेपर होने वाला है दोस्तों, जो 14 मई को जिसका पेपर है, तो उनके लिए दोस्तों यह बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है दोस्तों, यह अनिवार्य है कि आप इसको अच्छे से पढ़ लें। तो आप दोस्तों अगर आपके पास ई दृष्टि घटना चक्र की बुक होगी तो आप वहां से भी दोस्तों एक दो बार इसको पढ़ लेंगे, और वीडियो को अगर आप 2-3 बार दोस्तों अच्छे से सुन लेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो अब आप सब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से चीजें सुनेंगे, इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर लेंगे, इसकी बुक आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इसका बुक ले आइए, क्योंकि अब नोट्स बनाने का समय नहीं रह गया, बहुत कम समय में आपके पास बचा है। तो आप सिर्फ ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, 5-6 बार इसको अच्छे से सुन लेंगे तो सारी की सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो देखिए ये यूपी पीसीएस के लिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोग जितने भी दोस्तों यूपी में जो लोग 2023 का कोई भी पेपर देने वाले उन सब के लिए दोस्तों ये बहुत ही लाभदायक है। तो अब आप सब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से सिर्फ वीडियो को सुनिए और अच्छे से इसको देखते चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें सिर्फ आपको वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जहाँ से सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी आपके पास ये बुक होगी तो आप सारी की सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 के बारे में। तो देखिए इसका आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों, लखनऊ में हुआ है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है। तो इसका बस यह है, आप याद रखिए दोस्तों कि जो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 में हुआ है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो लखनऊ में हुआ, यह इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्कूल चलो अभियान 2023 के बारे में। तो देखिए 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री जी ने स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। यानी दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ, 1 अप्रैल 2023 को इन दोनों अभियान का संचालन किया गया। एक स्कूल चलो अभियान 2023 का, दूसरा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसको शुरू किया है। और क्या किया दोस्तों, इसी के अंतर्गत क्या हुआ दोस्तों कि मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया तथा आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया गया। तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अगर कहाँ आए, तो अभी दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही किया गया। अब यह दोस्तों जो स्कूल चलो अभियान है दोस्तों, इसका शुभारंभ कब किया गया, तो यह किया गया था 2017 में। तो 2017 में इसका शुभारंभ हुआ था। तो यह भी आपके लिए याद रहना जरूरी है। इसमें क्या किया गया था दोस्तों, 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में दोस्तों छात्र छात्राओं के आधिकारिक नामांकन को दोस्तों क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है इस स्कूल चलो अभियान के तहत। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों, वह है दोस्तों मार्च 2023 में 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया, या किया गया दोस्तों लखनऊ में किया गया। कौन सी दोस्तों, 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2023 आयोजन होता है दोस्तों लखनऊ में होता है। इसमें और क्या होता है दोस्तों, केंद्रीय पुलिस बलों की दोस्तों 32 टीमों के 1300 से अधिक खिलाड़ियों ने दोस्तों इसमें क्या किया था, प्रतिभाग लिया था। यह हुआ कहाँ, लखनऊ में, बस यह याद रखना जरूरी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो वह है दोस्तों रेशम कृषि मेला 2023 के बारे में। देखिए इसको दोस्तों मुख्यमंत्री जी द्वारा गोरखपुर में इस मेले का शुभारंभ किया गया। तो यह रेशम कृषि मेला का शुभारंभ कहाँ होता है दोस्तों, गोरखपुर में। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया दोस्तों, गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर दोस्तों 600 टन करने का लक्ष्य किया गया है। देखिए आप सब देख रहे होंगे दोस्तों कि इसमें समझाया नहीं जा रहा, सिर्फ आपको दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ाया जा रहा है। तो जितनी चीजें दोस्तों यहाँ पर हाईलाइट की जा रही है, तो आप अपने बुक में दोस्तों यही चीजें हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आना है। सारी कहानियां पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, आपको सीधे वहां कीवर्ड गेस करके दोस्तों सीधे क्वेश्चन करके आना है। तो जो हाईलाइट कराया जा रहा है, सिर्फ आप उत्तर प्रदेश वाला सेक्शन खोलेंगे दोस्तों, ई दृष्टि की मैगजीन है, ई दृष्टि वाले में जाएंगे, यूपी का जहां से करंट स्टार्ट होता है वहां से दोस्तों इसको मार्क करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करते चलेंगे। तो देखिए रेशम कृषि मेला के बारे में और क्या दिया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश में दोस्तों 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। एक होता है दोस्तों सहतूती रेशम, या कहाँ होता है, गोरखपुर में। एक होता है एरी रेशम, या कहाँ उत्पादन किया जाता है, कानपुर में। और एक होता है दोस्तों टसर रेशम, और टसर रेशम का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, यह होता है सोनभद्र में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए 24 मार्च 2023 को क्या होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में
वन वर्ल्ड टीबी समिटी 2023 का उद्घाटन किया। तो वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? वाराणसी में किया गया। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर दोस्तों इसका किया गया। इसका मतलब विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 मार्च को मनाया जाता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो इस वर्ष दोस्तों जो विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या रखी गई थी? थीम थी दोस्तों यस वी कैन एंड टीबी, यानी हाँ हम क्षय रोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? समाप्त कर सकते हैं। और यह दोस्तों जो समिट आयोजित की गई है वाराणसी में, यही याद रखना दोस्तों कहाँ आयोजित हुई है? वाराणसी में आयोजित हुई है। इसका आयोजन दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसमें क्या किया गया दोस्तों? टीबी को मुक्त पंचायत पहल का दोस्तों इसी के दौरान क्या हुआ है? टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया गया। तो जो पहल शुभारंभ की गई दोस्तों इसको अच्छे से याद रखेंगे कि टीबी मुक्त पंचायत पहल का क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वह है दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के बारे में। तो देखिए अगर हम बात करें दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में कराए जाने की इसकी मंजूरी मिल चुकी है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्या होगा? पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों 4 जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। और 4 जगह कौन से दोस्तों? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर एवं गौतम बुद्ध नगर। तो यह याद रखना जरूरी दोस्तों कि जो उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा और किन 4 जगहों पर किया जाएगा? तो देखिए लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, देखिए वह क्या है दोस्तों? वह है दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट्स पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो हरदोई के संडीला में किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। यानी जो यह पेंट होता है दोस्तों, जो पेंट जिसका दीवार आप देखोगे ना घरों में जो पेंटिंग का काम किया जाता है दोस्तों, उसी पेंट की यहाँ बात हो रही है जिससे घरों की पेंटिंग होती है। तो एशिया की दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों? यह हुआ है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के दोस्तों संडीला में किया गया है। और यह पेंट फैक्ट्री किसकी दोस्तों? यह बर्जर समूह की है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों? वह देख लेते हैं, वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के बारे में। तो देखिए उत्तर प्रदेश खेल नीति दोस्तों जो 2023 उसको मंजूरी मिल गई है। इसके तहत क्या किया जाएगा दोस्तों? एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। किसकी? राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। और खिलाड़ियों को दोस्तों इसके अंतर्गत 3 श्रेणी में रखा गया है। एक होता है दोस्तों ग्रास रूट लेवल के खिलाड़ी, एक होता है दोस्तों विकासात्मक लेवल के खिलाड़ी, एक है दोस्तों उच्च स्तर के खिलाड़ी। तो यह 3 के 3 याद रखिएगा, ग्रास रूट, विकासात्मक और उच्च स्तर के खिलाड़ी। और क्या याद रखेंगे दोस्तों खेल नीति 2023 में? और क्या कहा गया है? खेल योजनाओं के दोस्तों सभी एथलीट, कोच, खेल विज्ञान कर्मचारी और उनके परिवारों को दोस्तों इस नीति के तहत 5 लाख रुपए का दोस्तों कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। तो यह जो दोस्तों 5 लाख कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा दोस्तों, यह आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। और 10 करोड़ रुपए का दोस्तों क्या किया जाएगा? उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया गया दोस्तों 10 करोड़ रुपए का। और इसके दोस्तों ई स्पोर्ट्स को भी दोस्तों शामिल किया गया। तो यह दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो खेल नीति लाई गई दोस्तों उसके अंतर्गत ई स्पोर्ट्स को भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, देख रहे हैं दोस्तों कि जितनी चीज़ें हाईलाइट की जा रही हैं तो यह चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ जितने भी आपसे हाईलाइट कराया जा रहा है तो आप इस बुक को ले आइएगा। इस बुक में जितनी चीज़ें हाईलाइट कराई गई हैं ये तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों तो यहीं से सीधे सीधे बने जाएगा। बाकी जो ये सब स्टफ पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों ये आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, लेकिन जितनी चीज़ें हाईलाइट कराई जा रही हैं वह तो आपको याद होना चाहिए, एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों? वह दोस्तों पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम के बारे में। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा दोस्तों? ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु दोस्तों 5 वर्षों की अवधि तक, कब से कब तक? 2022-23 से लेकर 2026-27 तक क्या किया जाएगा? अतिरिक्त राज्य सहायता यानी टॉप अप दिए जाने से संबंधित क्या किया गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब नेक्स्ट है दोस्तों कालिंजर महोत्सव के बारे में। देखिए कालिंजर महोत्सव का दोस्तों कालिंजर महोत्सव 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया दोस्तों? बांदा जिले में किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो कालिंजर महोत्सव का शुभारंभ कहाँ होता दोस्तों? बांदा जिले में। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या किया गया दोस्तों? राजकीय महोत्सव के रूप में दोस्तों इसको मान्यता प्रदान करने की घोषणा कर दी गई, यानी कालिंजर महोत्सव को अब राजकीय महोत्सव का दोस्तों क्या कर दिया जाएगा? दर्जा दे दिया जाएगा। अब यह क्या दोस्तों? इमिलिया कोडर गांव के बारे में देख लीजिए दोस्तों। तो यह उत्तर प्रदेश के बलराम जिले में पड़ता है, बलरामपुर जिले में पड़ता है। तो यूपी के बलरामपुर जिले के दोस्तों थारू आबादी वाले गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय दोस्तों बनाया गया है, थारू जनजाति संग्रहालय। तो यह इमिलिया कोडर गांव दोस्तों इसी बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों। जो थारू ट्राइब्स होती है उससे संबंधित दोस्तों पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्या है दोस्तों? देखिए
VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? लखनऊ में किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों VFS ग्लोबल वीजा सेंटर का? तो लखनऊ में हुआ है, यही इंपॉर्टेंट होता है। इसके तहत दोस्तों 10 देशों के लिए वीजा से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कुल 10 देशों के लिए दोस्तों यह लाभदायक होगी। वह 10 देश कौन? वह भी एक नज़र में देख लीजिए। देखिए वह है ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य जिसको दोस्तों बोलते हैं, और क्या हो गया स्विट्जरलैंड, क्रोएशिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब। इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला है जो दोस्तों वह हमारा है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के बारे में। तो दोस्तों इसको भी मंजूरी मिल गई है। यह दोस्तों आगामी 5 वर्ष या नई नीति आने तक संपूर्ण देश में दोस्तों प्रभावी रहेगा उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति। इसके तहत क्या किया गया दोस्तों? 35% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा दोस्तों, अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए तक की। यानी जो कुछ भी दोस्तों इसकी स्थापना के संदर्भ जो संयंत्र, मशीनरी, तकनीकी, सिविल कार्य पर किए जाएंगे दोस्तों वे जो होगा उसके अंतर्गत कुल 35% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या दोस्तों? यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर दोस्तों क्या हो चुका है? प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। यानी दोस्तों आप सब देख रहे होंगे दोस्तों लगातार 5 वर्ष 347 दिन तक दोस्तों क्या मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अभी दोस्तों यह वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो इनका मतलब दोस्तों रिकॉर्ड तो नंबर 1 का बन जाएगा। इनसे पहले दोस्तों कांग्रेस शासन में डॉक्टर संपूर्णानंद जी दोस्तों 5 वर्ष 345 दिन तक रहते। यह दिन याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप इतना याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है दोस्तों वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर दर्ज हो गया है। अब नेक्स्ट क्या हुआ है? श्रेयस हरीश के बारे में। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों क्या किया? लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को दोस्तों क्या किया? सम्मानित किया। श्रेयस हरीश क्या है दोस्तों? श्रेयस हरीश सबसे युवा मोटर बाइकर हैं दोस्तों। या कहाँ के हैं? बेंगलुरु निवासी हैं दोस्तों। विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। तो पहले भारतीय हैं, इनको लखनऊ में जो आयोजित किया गया था दोस्तों उसी में दोस्तों इनको प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान दिया गया है। तो यह श्रेयस हरीश दोस्तों नाम जो हो जाता है वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? वह है क्लासिनको के बारे में। तो देखिए अमेठी स्थित कोरवा आयुध फैक्ट्री में दोस्तों क्लासिनको AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन प्रारंभ हो गया। तो यहाँ दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोरवा आयुध फैक्ट्री कहाँ? तो यह है दोस्तों अमेठी में है, और जो क्लासिनको AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन प्रारंभ किया गया दोस्तों इसी कोरवा आयुध फैक्ट्री में किया गया है। इंडो रसियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा दोस्तों इसका क्या किया जा रहा है? उत्पादन किया जा रहा है। अमेठी के मुंशीगंज में दोस्तों असॉल्ट राइफल की यूनिट का शिलान्यास किसने किया था दोस्तों? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, 2019 में किया था। तो आप यह भी अच्छे से याद रखिए। तो आप सारे दोस्तों हाईलाइटेड पॉइंट को दोस्तों जितने भी दोस्तों यूपीपीसीएस के एग्जाम देने जा रहे हैं या वन दरोगा का पेपर देने जा रहे हैं दोस्तों, आप हाईलाइटेड पॉइंट को तो दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। अब हम बात करने वाले दोस्तों गणतंत्र दिवस 2023 के बारे में। तो देखिए उत्तर प्रदेश की दोस्तों अयोध्या दीपोत्सव को दोस्तों आधारित झांकी को तीसरा स्थान मिला है। यानी जो 2023 में दोस्तों गणतंत्र दिवस मनाया गया है तो उसमें दोस्तों जो यूपी की जो झांकी थी उसकी विषय बस थी दोस्तों इस बार अयोध्या के दीपोत्सव पर आधारित थी। इस बार उसको दोस्तों क्या हुआ? तीसरा स्थान मिला है। लेकिन जो 2022 में दोस्तों गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें यूपी की झांकी को दोस्तों प्रथम स्थान मिला था। वह दोस्तों एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ थीम पर दोस्तों आधारित था। तो 2023 में तीसरा स्थान मिला है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करने वाले दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राज्य के पदक विजेता एवं प्रतिभागी 14 खिलाड़ियों को दोस्तों कुल 5 करोड़ 30 लाख रुपए की पुरस्कार राशि एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया है। तो कुल दोस्तों 14 खिलाड़ी थे। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉमनवेल्थ गेम खेल 2022 में उत्तर प्रदेश के दोस्तों 14 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। तो बस इनके नाम याद रखिएगा क्योंकि इनके नाम से हो सकता है दोस्तों कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो देखिए रजत पदक दोस्तों यहां देख लेंगे तो कि रजत पदक दिया जाता है, कांस्य पदक दिया जाता है और गोल्ड दिया जाता है। तो देखिए एक तो हो गया दोस्तों रजत पदक, एक हो जाता है दोस्तों कांस्य पदक। तो यह किसको किसको दिया है? देखिए प्रियंका गोस्वामी को एथलेटिक्स में, मेघना सिंह को क्रिकेट में, दीप्ति शर्मा को क्रिकेट में और ललित कुमार उपाध्याय को दोस्तों हॉकी में क्या किया गया है? रजत पदक दिया गया है। जबकि अन्नू रानी को एथलेटिक्स में, दिव्या काकरान को कुश्ती में, विजय कुमार यादव को जोड़े में और वंदना कटारिया को क्या किया गया दोस्तों? हॉकी में कांस्य पदक दिया गया है। तो यह याद रखना जरूरी है। और अभी आप देखेंगे दोस्तों कि 36वें राष्ट्रीय खेल का दोस्तों आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। तो दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल में दोस्तों उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 18 खेलों में दोस्तों कुल 56 पदक
जीता है, जिसमें से दोस्तों 20 स्वर्ण, 18 रजत एवं 18 कांस्य जीता है। तो अभी आपने ऊपर जो देखा दोस्तों वह कॉमनवेल्थ गेम के बारे में था, नीचे आप देख रहे हैं दोस्तों वह 36वें राष्ट्रीय खेल के बारे में। तो आप अलग अलग याद रखिएगा, यह 36वां राष्ट्रीय खेल दोस्तों आयोजित कहाँ होता है दोस्तों, यह गुजरात में आयोजित हो जाता है। तो यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आयोजन स्थल क्या था। तो जो दोस्तों 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ दोस्तों, उसमें अगर हम पदक तालिका में देखें तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था दोस्तों, उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान था। अब देखिए कॉमनवेल्थ गेम में दोस्तों 3 तरह के पदक दिए जाते हैं, एक स्वर्ण दिया जाता है, एक रजत दिया जाता है, एक कांस्य दिया जाता है, और तीनों के लिए दोस्तों अलग अलग पुरस्कार राशि है। तो 1.5 करोड़ दिया जाता है दोस्तों स्वर्ण में, 75 लाख दिया जाता है रजत में, 50 लाख दिया जाता है दोस्तों कांस्य में। तो यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आयोजन स्थल और कौन कौन से खिलाड़ियों को मिला दोस्तों वह इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम देखने वाले दोस्तों पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में, जो दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहां से भी दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन आने वाला है। यह पूरी की पूरी दोस्तों जो बुक जहां से आपको पढ़ाया जा रहा है या सिर्फ यूपी स्पेशल के लिए ही स्पेसिफिक है। तो उत्तर प्रदेश के लोग दोस्तों जितने भी यूपी पीसीएस के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए दोस्तों यह रामबाण है। यहाँ से उत्तर प्रदेश के जितने भी करंट आएंगे दोस्तों आपका काम बन जाएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें दोस्तों तो पद्म विभूषण किसको दिया गया दोस्तों, तो मुलायम सिंह यादव जी को दोस्तों देख रहे होंगे कि मरणोपरांत दोस्तों उनको पद्म विभूषण दिया गया है। मुलायम सिंह यादव जी दोस्तों कौन थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं। तो मुलायम सिंह दोस्तों कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं, संस्थापक कब से कब तक थे, यह सब चीजें दोस्तों इनके बारे में आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनको दोस्तों पद्म विभूषण दिया गया है मरणोपरांत, तो यह याद रखिएगा। और यूपी के कौन कौन लोगों को दोस्तों जिनको पद्म श्री दिया गया, तो यह नाम आपसे याद होना चाहिए। देखिए राधाचरण गुप्ता को दोस्तों पद्म श्री मिला है, दिलशाद हुसैन को दोस्तों पद्म श्री दिया गया है, अरविंद कुमार को पद्म श्री दिया गया है, उमा शंकर पांडे को पद्म श्री दिया गया है, मनोरंजन साहू को दोस्तों पद्म श्री दिया गया है, ऋत्विक सान्याल को दोस्तों पद्म श्री दिया गया है, और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को भी दोस्तों पद्म श्री दिया गया है। तो यह उत्तर प्रदेश के रहने वाले दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में यूपी के पीसीएस में दोस्तों यूपी के लोग दोस्तों जो पदक पाते हैं उनका दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करने वाले दोस्तों उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के बारे में दोस्तों, जिसको क्या कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, कदन्न। या दोस्तों हो सकता है कदन्न नाम भी आपसे पूछ लिया जाए, तो यह कदन्न नाम दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा कि कदन्न क्या है दोस्तों। उत्तर प्रदेश जो मिलेट्स है दोस्तों उसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, कदन्न बोला जाता है। मिलेट्स के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, जो मोटे अनाज होते हैं उन्हीं को मिलेट्स बोला जाता है। तो ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, मड़ुआ ये सब दोस्तों मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन को दोस्तों उत्तर प्रदेश में मंजूरी मिल गई है। वर्ष 2023 को दोस्तों 2023 से लेकर 2027 तक दोस्तों इसको संचालित किया जाना है। इसका दोस्तों 1 जनवरी 2023 से दोस्तों यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम। तो कब से कब तक, 2023 से 2027 तक संचालित होगा। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों कुल 75 जिले हैं, तो सभी के सभी दोस्तों 75 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब एक है दोस्तों लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दोस्तों 2020-21 और 21-22 के बारे में। तो देखिए इसके तहत दोस्तों 2020-21 और 22 दोनों को मिला के दोस्तों कुल 12 खिलाड़ियों को दोस्तों यह रानी लक्ष्मीबाई या लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ दोस्तों मैं सिर्फ आपसे 21-22 वाला चर्चा कर रहा हूँ। 2020-21 वाला दोस्तों आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 21-22 वाला पूछे जाने की संभावना है। तो सिर्फ 21-22 की चर्चा कर रहे हैं। तो 21-22 में देखेंगे दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो दिया गया हो दोस्तों वह तरुणा शर्मा को दिया गया है जूडो वेटरन वर्ग में, और मनीषा भाटी को दिया गया दोस्तों उसमें। और लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 को दोस्तों मोहम्मद आरिफ को दिया गया हॉकी में, राधेश्याम को दिया गया एथलेटिक्स में, सुहास एलवाई दोस्तों बैडमिंटन दिया गया है। सुहास एलवाई को आप सब अच्छे से जानते हो दोस्तों, यह एक आईएएस अधिकारी हैं। तो दोस्तों यह जो सुहास एलवाई नाम याद रख रहे हैं दोस्तों, यह बैडमिंटन खिलाड़ी में दिया गया है, दिव्यांग कैटेगरी में दिया गया है। तो यह दोस्तों ग्रेटर नोएडा के डीएम भी रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं। तो सुहास एलवाई दोस्तों एक आईएएस अधिकारी हैं, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के दोस्तों यह अधिकारी हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके बारे में याद रखिएगा। और दीपेंद्र सिंह को दोस्तों निशानेबाजी में मिला है। विवेक चिकारा को दोस्तों पैरा तीरंदाजी में दोस्तों क्या किया गया है, लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दोस्तों, वह है रन फॉर G20 वॉकथॉन के बारे में। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तर प्रदेश के दोस्तों 4 शहरों में रन फॉर G20 वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूपी के कुल 4 शहरों में हो रहा है। तो 4 के 4 शहर याद रहने चाहिए। कहाँ कहाँ पर दोस्तों, लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी। तो रन फॉर G20 का वॉकथॉन यूपी के 4 शहरों में कहाँ का, लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी में किया जा रहा है।
G20 सम्मेलन से जुड़ी दोस्तों 11 बैठकें उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएंगी, तो यह भी आप याद रखिएगा। और G20 की दोस्तों जो बैठक आयोजित की जाएगी उत्तर प्रदेश में, कहाँ कहाँ की जाएगी दोस्तों, तो लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर। तो रन फॉर G20 वाकथान भी आप देख रहे हैं दोस्तों 4 शहरों में हो रहा है, कहाँ कहाँ पर, लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी। और G20 सम्मेलन से दोस्तों जो बैठकें होंगी वह भी कहाँ होंगी दोस्तों, यही लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा। कुल मिला के दोस्तों यही बात की जा रही है कि रन फॉर G20 वाकथॉन, और क्या दोस्तों ये G20 से जुड़ी बैठकें दोस्तों ये कहाँ पर होंगी, यही लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर या दोस्तों नोएडा को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्या दोस्तों, वह है देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों क्या किया है, राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दोस्तों लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। तो यह आप याद रखिएगा दोस्तों, आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां शुरू किया गया दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में यह दोस्तों शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में सक्षम बनाना है, और इसको दोस्तों 3 चरणों में लागू किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में दोस्तों यह आरोहणी पहल को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। अब हम देखते हैं दोस्तों छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के बारे में। तो देखिए 24 जनवरी 2023 को दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर दोस्तों छठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का लखनऊ में शुभारंभ किया गया है। तो यह दोस्तों जो 74वां स्थापना दिवस था उत्तर प्रदेश का दोस्तों, उस दौरान दोस्तों यूपी के छठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का आयोजन कहाँ होता है, लखनऊ में होता है। यूपी दिवस का मनाया जाता है दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो यह तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि यूपी दिवस का मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके तहत क्या किया गया दोस्तों, इसका मुख्य विषय क्या था, निवेश और रोजगार यानी इन्वेस्टमेंट और दोस्तों क्या, एम्प्लॉयमेंट। पहली बार दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन 2018 में किया गया था। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। देखिए यह फास्ट फॉरवर्ड में चलाया जा रहा है, तो आप बहुत ध्यान से वीडियो को कम से कम 5-6 बार दोस्तों, आपके पेपर होने से पहले 5-6 बार आप सुन लेंगे तो आपको वैसे भी सारी चीज़ें याद हो जाएगी। और जितनी चीज़ें दोस्तों हाईलाइट कराई जा रही हैं, तो यही चीज़ें दोस्तों आप क्या करिएगा, इस मैगजीन को लाके पढ़िएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के बारे में। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दोस्तों दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन दोस्तों 32 जिले के सांसद द्वारा दोस्तों 2021 से किया जा रहा है। तो सांसद खेल महाकुंभ दोस्तों यह बस्ती के जो सांसद है दोस्तों माननीय हरीश द्विवेदी, तो आप याद रखिए दोस्तों बस्ती के इस समय सांसद कौन है, हरीश द्विवेदी जी हैं दोस्तों, जो बीजेपी से ही सांसद है। तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों क्या किया जा रहा है, इसका आयोजन कराया जा रहा है। कहाँ कराया जा रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। बस्ती जो उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो बस्ती जिला है, तो उस बस्ती जिले में दोस्तों यह कराया जा रहा है। तो बस सिर्फ आप इतना ही याद रखिएगा क्या कहाँ पर आयोजित कराया जा रहा है, तो बस्ती में कराया जा रहा है। और क्या दोस्तों, वह है दोस्तों डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के बारे में। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोस्तों भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग की सचिव दोस्तों डॉक्टर रोशन जैकब, यह दोस्तों क्या है, एक IAS अधिकारी हैं। इन्होंने दोस्तों डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत प्रदेश के माइन मित्रा पोर्टल को प्रदान किया प्लेटिनम अवार्ड। किसको सौंपा दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सौंपा है। कौन सा अवार्ड दिया दोस्तों, तो डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत दोस्तों जो प्रदेश के माइन मित्रा पोर्टल को दोस्तों यह जो प्रदान किया गया प्लेटिनम अवार्ड किसको दे दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दोस्तों किसने दिया, डॉक्टर रोशन जैकब ने दिया है। तो माइन मित्रा पोर्टल को दोस्तों डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत दोस्तों क्या किया गया है, प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों जिला जेल बुलंदशहर के बारे में। तो देखिए इस जेल को दोस्तों यानी बुलंदशहर जेल को दोस्तों FSI द्वारा यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा क्या किया गया दोस्तों, कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए ईट राइट कैंपस टैग के साथ दोस्तों 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। और यह सम्मान पाने वाली दोस्तों यह उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल बन गई है जिला बुलंदशहर। इसको FSI के द्वारा क्या दिया दोस्तों, 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। इससे पहले दोस्तों फर्रुखाबाद जिले में स्थित फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को दोस्तों 5 स्टार रेटिंग दी गई थी, और बुलंदशहर जेल दोस्तों इस कैटेगरी में दूसरा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 6वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के बारे में। इसका आयोजन दोस्तों तात्या टोपी स्टेडियम भोपाल में किया गया। तो यह भी याद रखिएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश ने पदक तालिका में कुल 3 पदक प्राप्त करते हुए दोस्तों 9वां स्थान हासिल किया है, और कांस्य में दोस्तों तीनों के तीनों पदक प्राप्त किए हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के बारे में, यानी जोनल कल्चरल सेंटर के बारे में। दोस्तों भारत सरकार ने अभी कहाँ कहाँ पर दोस्तों इसको स्थापित किया है,
तो प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर, तंजावुर में दोस्तों क्षेत्रीय सांस्कृतिक परिषद का उद्घाटन की स्थापना किया गया। तो प्रयागराज में भी किया गया दोस्तों। तो यह उत्तर प्रदेश के लिए दोस्तों क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब है दोस्तों सानिया मिर्जा के बारे में। तो यह टेबल टेनिस वाली सानिया मिर्जा नहीं है दोस्तों जो आप देख रहे होंगे। यह दोस्तों सानिया मिर्जा जो है यह भारतीय वायुसेना में दोस्तों फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला बनी है दोस्तों। यह मिर्ज़ापुर जिले की रहने वाली हैं। तो यह दोस्तों जो सानिया मिर्जा है टेनिस वाली खिलाड़ी नहीं है दोस्तों। इन्होंने क्या किया दोस्तों, एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण की है। नेशनल डिफेंस एकेडमी वाली जो परीक्षा होती है दोस्तों उसको उत्तीर्ण की है। तो दोस्तों इस मामले में दोस्तों यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह उत्तर प्रदेश के दोस्तों मिर्ज़ापुर की रहने वाली है और यह भारतीय वायुसेना में दोस्तों यानी इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनने के लिए चुनी जाने वाली दोस्तों कौन बन गई हैं, देश की दोस्तों पहली महिला मुस्लिम बन गई हैं। तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में दोस्तों ओबीसी आरक्षण ये तो आयोग सौंपा गया था। इस आयोग की दोस्तों रिपोर्ट भी आ चुकी है और देख रहे होंगे दोस्तों स्थानीय चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों 14 मई को दोस्तों क्या है आपका यूपी पीसीएस का है और 13 मई तक तो दोस्तों क्या है उत्तर प्रदेश में स्थानीय चुनाव होने वाले हैं। तो इसी के लिए कयास लगाया जा रहा था कि पेपर पोस्टपोन्ड होगा, लेकिन पेपर आपका पोस्टपोन नहीं होगा दोस्तों। 14 मई को ही दोस्तों आपका पेपर कराया जा रहा है। तो यह दोस्तों इससे संबंधित जो ओबीसी आरक्षण के लिए जो आयोग गठित किया गया था तो इसकी रिपोर्ट अब आ चुकी है। इंपॉर्टेंट यहाँ दोस्तों कि यह जो किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था दोस्तों, तो यह राम अवतार सिंह दोस्तों जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे दोस्तों उनकी अध्यक्षता में दोस्तों यह आयोग गठित किया गया था। यह 5 सदस्यीय आयोग था दोस्तों। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चार सदस्य कौन कौन है दोस्तों, आप इनको भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट यह हो जाता है दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे, राम अवतार सिंह थे दोस्तों। तो यह दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या है दोस्तों, वह है दोस्तों ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के बारे में यानी HMIS के बारे में। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है दोस्तों ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने दोस्तों क्या किया, ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह द्वारा दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया। इस सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का यह पहल दोस्तों राज्य शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है। इसके माध्यम से दोस्तों रोगी जो है पंजीकरण, प्रवेश, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, भोजन, दवाएं, विवरण और डॉक्टरों की दोस्तों उपलब्धता जैसी दोस्तों क्या कर सकेगा, सुविधाएं ऑनलाइन दोस्तों वह प्राप्त कर सकेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, वह है दोस्तों भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के बारे में। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार दोस्तों 63वां सत्र इसका लक्ष्य कहाँ किया जाता है, लखनऊ में आयोजित होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का दोस्तों 63वां सत्र दोस्तों कहाँ पर आयोजित होता है, यह लखनऊ में आयोजित होता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार जो लखनऊ में दोस्तों वहाँ पर आयोजित किया गया था, सिर्फ लखनऊ में आयोजित होता है, बस इतना ही आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्या है, वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति 2022 के बारे में। तो देखिए यह आगामी 5 वर्षों तक दोस्तों लागू रहेगा। इसके तहत क्या किया जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति दोस्तों जो इससे पहले 2018 की थी दोस्तों उसको निरसित कर दिया गया। इस अब क्या हो गया हो, उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति दोस्तों 2022 लागू कर दी गई। तो बस इतना याद रखिएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों एक जिला एक खेल के बारे में यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट। तो यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपी में दोस्तों 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट दोस्तों एक जिला एक खेल। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर ही दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए एक जिला एक खेल की अगर हम बात करें दोस्तों तो दिसंबर 2022 में दोस्तों क्या किया गया है, एक जिला एक खेल यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट दोस्तों योजना को शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। इसके तहत दोस्तों 10 जिलों के खेलों में बदलाव कर दिया गया है। यानी दोस्तों 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट के तहत क्या किया गया दोस्तों, 10 जिलों के ऐसे खेल हैं दोस्तों जिनमें क्या कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया। देखिए कहाँ पर दोस्तों, कहाँ पर जोड़ों के स्थान पर कुश्ती कर दिया गया दोस्तों, वह मथुरा में कर दिया गया है। और कहाँ पर दोस्तों बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स कर दिया गया है, तो वह दोस्तों बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर में दोस्तों यह कर दिया गया है। और बैडमिंटन के स्थान पर दोस्तों कबड्डी कहाँ किया गया दोस्तों, तो यह श्रावस्ती में किया गया है। और क्या किया गया दोस्तों, और बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी कहाँ किया गया, तो वह किया गया झांसी में, गोंडा में, लखीमपुर खीरी में। और बैडमिंटन के स्थान पर दोस्तों फुटबॉल कहाँ किया गया, तो बहराइच में। तो देखिए यह दोस्तों 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट को दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा कि कौन से जिले के अंतर्गत कौन से खेल को दोस्तों मान्यता दी गई है, कौन एक जिले का दोस्तों एक खेल किया गया। क्योंकि क्या हो सकता है दोस्तों, मैचिंग वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए कुश्ती दोस्तों किस किस जिले के अंतर्गत ODOS में आता है, तो देखिए कुश्ती आता है दोस्तों वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। इसी तरह दोस्तों एथलेटिक्स किस जिलों के अंतर्गत आता है,
तो मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर। इसी तरह दोस्तों हाकी ओडीओएस के अंतर्गत कहाँ कहाँ आता है, तो आता है दोस्तों प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद। इसी तरह दोस्तों टेबल टेनिस कहाँ कहाँ आता है, तो यह दोस्तों आगरा और कानपुर में आता है। और बैडमिंटन ओडीएस के तहत कहाँ आता है, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर में आता है। और वेट लिफ्टिंग कहाँ पर है दोस्तों, मिर्जापुर और बिजनौर में है। बॉक्सिंग कहाँ कहाँ पर है दोस्तों, तो बुलंदशहर और कुशीनगर में है। तीरंदाजी दोस्तों कहाँ पर है, सोनभद्र और ललितपुर में है। फुटबॉल दोस्तों कहाँ पर, वह हाथरस में है। तैराकी दोस्तों कहाँ का है, वह पीलीभीत में है। शूटिंग कहाँ पर दोस्तों, वह बांदा में है। और कबड्डी कहाँ पर दोस्तों, यह कन्नौज में है। और लॉन टेनिस कहाँ पर दोस्तों, यह प्रयागराज में है। तो ये इसको दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट को दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा। ये 5-6 बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए क्या है दोस्तों, आप सब जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो इसलिए दोस्तों यह संख्या थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों कि मेन जिलों को आप याद कर लेंगे, जहाँ जैसे जो महानगर वाले जिले हो, जैसे इलाहाबाद हुआ, लखनऊ हुआ, प्रयागराज हुआ, कानपुर हुआ दोस्तों। तो जो इंपॉर्टेंट जिले हैं उनको आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि अगर मैचिंग देगा तो यहीं से देगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं वहाँ क्या हुआ है दोस्तों। अभी हाल ही में क्या किया गया दोस्तों, 3 हवाई अड्डों के लिए दोस्तों डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है। और यह कहाँ से किया गया है दोस्तों, यह नई दिल्ली से किया गया है। तो किन 3 हवाई अड्डों के लिए दोस्तों डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है, तो यह किया गया दिल्ली हवाई अड्डा, वाराणसी हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा। और वाराणसी हवाई अड्डा दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 कौन है, दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डों को दोस्तों डिजी हवाई यात्रा के अंतर्गत रखा गया है। पहले चरण में दोस्तों डिजी यात्रा 7 हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी, जिसमें से 3 पर दोस्तों शुरुआत हो चुकी है। यह 3 में दोस्तों हो चुकी है। 7 हवाई अड्डों के लिए किया जाएगा 2023 तक दोस्तों। और कहाँ किया जाएगा, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा। तो यह 3 याद रहना चाहिए दोस्तों, दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों मातृ मृत्यु अनुपात के बारे में, यानी मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो एमएमआर के बारे में। तो देखिए देश में क्या किया गया दोस्तों, मातृ मृत्यु अनुपात में देखा गया दोस्तों, क्या क्या देखा गया है, गिरावट देखी गई है। और उत्तर प्रदेश को दोस्तों किस में रखा गया, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप यानी ईएजी में शामिल किया गया दोस्तों। 2022 का केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का दोस्तों यह आंकड़ा है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, एमएमआर में गिरावट देखा गया, यूपी को ईएजी कैटेगरी में रखा गया है, यानी एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में रखा गया है। और देखिए दोस्तों 2018-20 का अगर हम डाटा देखें तो मातृ मृत्यु अनुपात दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्या है, 167 यानी 167 है। और मातृ मृत्यु दर की अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो 14.3 है, यानी 14.3 है। अब और नेक्स्ट क्या है दोस्तों, वह है रामायण मेला के बारे में। तो देखिए जो 41वां रामायण मेला का दोस्तों आयोजन कहाँ किया गया, अयोध्या में किया गया है, 2022 में किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। देखिए प्रतिवर्ष दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो यह जो रामायण मेला होता है दोस्तों अयोध्या में प्रतिवर्ष होता है। 2022 में जो हुआ दोस्तों वह 41वां हुआ है। तो यह आप अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए अयोध्या में दोस्तों इस रामायण मेले की शुरुआत दोस्तों किसने किया था, तो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने किया था दोस्तों 1982 में। तो यह शुरुआत किसने किया था दोस्तों, श्रीपति मिश्र ने किया था। तो यह नाम दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या हुआ है दोस्तों, देखिए पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के बारे में दोस्तों, यानी पुलिस आयुक्त प्रणाली के बारे में। आप सब जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्या है, लगभग वर्तमान में 7 ऐसे जिले हो चुके हैं दोस्तों जहां पर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई। तो देखिए उत्तर प्रदेश का भी दोस्तों 3 नए जिलों में क्या कर दिया गया है, पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लागू कर दिया गया। कौन कौन से दोस्तों, प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में। तो देखिए आगराबाद, गाजियाबाद और प्रयागराज के बारे में कुछ और फैक्ट दिया गया। वह क्या है दोस्तों कि अभी इसको दोस्तों क्या किया गया है, नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के अंतर्गत दोस्तों क्या कर दिया गया, मंत्रिपरिषद ने इन्हें 3 जनपदों को दोस्तों महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने से संबंधित दोस्तों जो प्रस्ताव होता है उसको स्वीकृति दे दी गई है। यानी दोस्तों यह जो आगरा है, गाजियाबाद और जो प्रयागराज है दोस्तों, इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो इनको क्या कर दिया गया दोस्तों, महानगर क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर दिया गया है। तो वर्तमान में आप देखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू दोस्तों। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पुलिस आयुक्त प्रणाली के बारे में। पुलिस आयुक्त प्रणाली क्या होती है दोस्तों, वह कभी आपसे चर्चा किया जाएगा। अभी आज वीडियो दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड में चलाया जा रहा है। आपका यूपी पीएससी का एग्जाम दोस्तों अब बहुत करीब आ गया, 14 मई को पेपर है दोस्तों, समय बहुत कम बचा है। तो इसलिए दोस्तों अभी उसके बारे में नहीं चर्चा की जा रही कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में क्या होता है। क्वेश्चन आपसे बस यह पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में दोस्तों पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। तो 7 जिलों में दोस्तों लागू, और 7 जिले आपके दोस्तों एकदम टिक्स पे याद रहना चाहिए। देखिए सबसे पहले कहाँ लगाया गया दोस्तों, सबसे पहले लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में दोस्तों 2020 में लगाया गया था। तो लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में दोस्तों 2020 में ही लागू कर दिया गया था। 2021 में दोस्तों 2 और जिलों में किया गया था, एक कानपुर एक
वाराणसी में। तो कानपुर और वाराणसी में 2021 में कर दिया गया था। 2022 में देख रहे हैं दोस्तों गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। तो इन 7 जिलों को दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा। लखनऊ सबसे पहले कौन सा दोस्तों था? लखनऊ था। और क्या था? गौतम बुद्ध नगर। तो देखिए आप क्या याद रखेंगे दोस्तों? लखनऊ याद रखेंगे, गौतम बुद्ध नगर याद रखेंगे, कानपुर याद रखेंगे, वाराणसी याद रखेंगे, गाजियाबाद याद रखेंगे, आगरा याद रखेंगे और प्रयागराज में दोस्तों। इन 7 जिलों में क्या है? वर्तमान में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। अब हम बात करते हैं दोस्तों बुनकर सौर ऊर्जा मिशन के बारे में। तो देखिए क्या हुआ दोस्तों, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना की हम बात करें दोस्तों, इसको मंजूरी दे दी गई है। 5 वर्ष के लिए दोस्तों लागू रहेगी। यूपी नेडा को दोस्तों इसका कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। यूपी नेडा का दोस्तों मतलब होता है UPNEDA। इसके बारे में दोस्तों अभी आगे चर्चा किया जाएगा। तो उसी को दोस्तों इसका कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है दोस्तों, सरकार सामान्य पावर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का दोस्तों 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। और दोस्तों जो SC ST के यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के दोस्तों जो सोलर बुनकर होंगे उनको 75% शासकीय अनुदान दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत दोस्तों कम से कम 10% महिला बुनकरों को दोस्तों सम्मानित किया जाएगा। तो जितने दोस्तों हाईलाइटेड पॉइंटेड यहाँ पे दोस्तों क्या किएगा, आप इस मैगजीन को ले आएगा। आपको बार बार बताया जाए दोस्तों, यह ई दृष्टि घटना चक्र की दोस्तों रामबाण करंट अफेयर्स होती है दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। UPPCS हो चाहे दोस्तों या IS हो या आपका दोस्तों अभी EPFO का दोस्तों जिसकी डेट रिवील हो चुकी है 2 जुलाई को दोस्तों क्या है EPFO का पेपर होने वाला है। तो इन तीनों के लिए दोस्तों यह रामबाण करंट अफेयर्स की बुक होती थी। इस बुक को आप ले आइएगा। जो हाईलाइटेड पॉइंट आपको किया जा रहा है आप वीडियो के साथ साथ दोस्तों क्या करिएगा, बुक में लगाते चलिएगा। यह पॉइंट दोस्तों तो आपको हर हाल में सोते जागते याद रहने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अब नेक्स्ट क्या हुआ है दोस्तों, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के बारे में। तो देखिए नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के पहले संस्करण का शुभारंभ किया है। इसका आयोजन दोस्तों गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। यह दोस्तों एक वार्षिक कार्यक्रम है दोस्तों जो 36 घंटे का यह कार्यक्रम होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों यह काशी तमिल संगमम के बारे में याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा गया जाएगा। तो देखिए काशी तमिल संगमम का आयोजन कहां हुआ दोस्तों? वाराणसी में हुआ है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। या UPPCS हो तो दोस्तों इसमें तो गारंटी किया क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो काशी तमिल संगम का आयोजन कहां हुआ दोस्तों? वाराणसी में हुआ है। इसका उद्घाटन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस दौरान दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों एक पुस्तक है दोस्तों तिरुकुरल, इसका दोस्तों 13 भाषाओं में इसके अनुवाद के साथ इसका विमोचन किया है। और इस काशी तमिल संगमम का आयोजन दोस्तों शिक्षा मंत्रालय, याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों तथा उत्तर प्रदेश सरकार के दोस्तों सहयोग से इसका आयोजन कहां कराया गया था दोस्तों? वाराणसी में कराया गया था। IIT मद्रास और BHU दोस्तों इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी नामित किए गए थे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने क्या किया था दोस्तों, इस दौरान काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस नामक एक नई ट्रेन सेवा की दोस्तों क्या कर दी? घोषणा कर दी। काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस नामक दोस्तों नई ट्रेन सेवा उन्होंने दोस्तों क्या कर दी? घोषणा कर दी। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? वह है दोस्तों PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में। इसका आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? वाराणसी में होता। तो आप याद रखिएगा PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? वाराणसी में हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसिलिटेशन सेंटर की दोस्तों क्या कर दिया है, यहाँ पर दोस्तों एक वेबसाइट लॉन्च किया है। अब यह रैंकिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की रैंकिंग है। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। इसके तहत दोस्तों क्या किया गया है, IIT कानपुर ने दोस्तों इस रैंकिंग में टॉप 100 में दोस्तों स्थान प्राप्त किया है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो भारतीय रैंक के हिसाब से देखा जाए तो IIT कानपुर को दोस्तों 6वां रैंक दिया गया है। और एशिया रैंकिंग अगर देखा जाए तो IIT कानपुर की दोस्तों 66 रैंकिंग है। तो भारतीय रैंक IIT कानपुर की 6 है। और एशिया में अगर देखा जाए दोस्तों तो IIT कानपुर की रैंक कितनी है? 66 है। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? वह है उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के बारे में। इसका भी कार्यान्वयन कौन करेगा दोस्तों? यूपी नोएडा को दोस्तों इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है। यूपी नोएडा के बारे में अभी आप पढ़ने वाले हैं, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के बारे में। तो आगे आप पढ़ेंगे दोस्तों। इसके तहत क्या किया गया? सौर ऊर्जा नीति के तहत सरकारी उपक्रमों को दोस्तों ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से ग्राम पंचायत व राजस्व की दोस्तों भूमि दी जाएगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि इसके तहत सौर ऊर्जा संयंत्र या सौर परियोजनाओं की स्थापना क्या किया जाएगा? सरकारी उपक्रमों को यानी पब्लिक PSC को दोस्तों क्या किया जाएगा? ₹1 प्रति एकड़
प्रतिवर्ष की दर से दोस्तों ग्राम पंचायत व राजस्व की भूमि दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों आगामी 5 वर्षों में यानी 2026-27 तक दोस्तों क्या किया जाएगा, सौर परियोजनाओं से 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। तो यह भी दोस्तों क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब और क्या इसके अंतर्गत आपको याद रखना दोस्तों, इस नीति के अंतर्गत देखिए अयोध्या शहर को दोस्तों क्या किया जाएगा, मॉडल सौर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और प्रदेश के 16 नगर निगमों तथा दोस्तों नोएडा को भी सोलर सिटी के रूप में दोस्तों विकसित किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, 30,000 युवकों को दोस्तों क्या किया जाएगा, सौर ऊर्जा संयंत्रों के अनुरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें सूर्य मित्र नाम दिया जाएगा। तो यह सूर्य मित्र जो नाम है दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य मित्र नाम दोस्तों किसको दिया जाएगा, तो इसी की रखरखाव देखभाल के लिए दोस्तों क्या किया जाएगा, उनको सूर्य मित्र नाम दिया जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है दोस्तों, वह नेक्स्ट है दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के बारे में। अब हम यहां देखने वाले दोस्तों उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के बारे में। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, इस नीति के तहत दोस्तों स्टाम्प शुल्क में दोस्तों छूट की व्यवस्था की गई है। कहां कहां पर देखिए, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में दोस्तों 100% छूट की व्यवस्था की गई है। मध्यांचल एवं पश्चिमांचल क्षेत्र में दोस्तों 75% स्टाम्प शुल्क की छूट दी गई है। मध्यांचल पश्चिमांचल में दोस्तों गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले के लिए अलग प्रावधान किया गया है। गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जिले में दोस्तों स्टाम्प शुल्क में दोस्तों 50% की क्या की जाएगी, छूट दी जाएगी। अब नेक्स्ट है दोस्तों भारत जल सप्ताह दिवस के बारे में। देखिए 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों, यह गौतम बुद्ध नगर में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों इसको किया था गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में दोस्तों 7वें भारत जल सप्ताह का दोस्तों उद्घाटन किया गया। 1 नवंबर 2022 को किया गया है। इसकी थीम क्या थी दोस्तों, वह थी दोस्तों टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन देश भागीदार थे भारत जल सप्ताह के अंतर्गत, तो डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड दोस्तों क्या थे, इसके अंतर्गत भागीदार थे। तो ये सारे हाईलाइटेड पॉइंट दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि देखिए बहुत ही कम समय बचा है। आप 5-6 बार वीडियो जरूर देखिएगा, यह बार बार बताया जा रहा है। बाकी इस मैगजीन से दोस्तों जो पॉइंट छोड़ेंगे आप एक बार, आप जब पढ़िएगा तो पूरा ओवरऑल पढ़िएगा। बस आप अपने बुक में दोस्तों क्या कर लीजिएगा, यह जो पॉइंट हाईलाइट कराया जा रहा है तो इसको सिर्फ आप हाईलाइट रखेंगे, ताकि आपको जब रिवीजन करना होगा तो सिर्फ आप दोस्तों इन हाईलाइट पॉइंटों को ही देखिएगा। लेकिन पहली बार में आप सारे पॉइंट को ऐसे एक लाइन में दोस्तों पढ़ते चले जाएंगे। अब हम बात करने वाले दोस्तों योट्टा डाटा सेंटर के बारे में। तो देखिए यह क्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क यानी ग्रेटर नोएडा में दोस्तों क्या किया है, इस डाटा सेंटर का दोस्तों लोकार्पण किया है, योट्टा डाटा सेंटर का। इसका नाम दोस्तों योट्टा डाटा सेंटर रखा गया है। यह देश का सबसे बड़ा एवं उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर है। तो पहला है तो इंपॉर्टेंट है, देश का सबसे बड़ा एवं उत्तर प्रदेश का दोस्तों पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर है। यह डाटा सेंटर दोस्तों हीरा नंदानी ग्रुप द्वारा बनाया गया, तो इसलिए दोस्तों यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन के बारे में। तो देखिए जो दोस्तों KGMU है उत्तर प्रदेश में, जो मेडिकल लखनऊ में जो मेडिकल कॉलेज है दोस्तों, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी यूपी में, कि आप लखनऊ में अगर आप दोस्तों जानते होंगे तो वहाँ पे दोस्तों इसको शॉर्टकट में मेडिकल कॉलेज बोल दिया जाता है। तो KGMU में दोस्तों क्या किया गया है, थोरेसिक सर्जरी विभाग व वैस्कुलर सर्जरी विभाग एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में दोस्तों एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया गया है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा दोस्तों कि एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण कहाँ किया गया है, तो दोस्तों यह KGMU लखनऊ में किया गया है। इससे क्या किया जाएगा दोस्तों, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में प्रारंभिक दौर में हुए दोस्तों किसी भी प्रकार के संक्रमण को समाप्त किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, वह है दीपोत्सव 2022 के बारे में। तो देखिए सितंबर 2022 में दोस्तों क्या किया गया, लखनऊ अयोध्या में दोस्तों दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है दीपावली के अवसर पर। अयोध्या में दोस्तों आप एक चीज़ याद रखिएगा, लता मंगेशकर चौक का भी उद्घाटन किया गया है। लता मंगेशकर जी को दोस्तों श्रद्धांजलि देने के लिए, आप सब जानते हैं दोस्तों लता मंगेशकर जी का निधन हो चुका है, तो इन्हीं को दोस्तों श्रद्धांजलि देने के लिए दोस्तों अयोध्या में क्या किया गया है, लता मंगेशकर एक चौक दोस्तों क्या किया गया है, अयोध्या में दोस्तों लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों देश के 53वें बाघ अभ्यारण्य के बारे में। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों रानीपुर बाघ अभ्यारण्य यानी रानीपुर टाइगर रिजर्व के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश के दोस्तों चित्रकूट जिले में स्थित है रानीपुर टाइगर रिजर्व। यह देश का दोस्तों 53वां बाघ अभ्यारण्य, तो आप याद रखिएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व दोस्तों देश का कौन सा है, 53वां यानी 53 दोस्तों क्या है बाघ अभ्यारण्य है।
यह दोस्तों क्या है, वहाँ पर बाघ देखेंगे, तेंदुए देखेंगे, स्लोथ वियर देखेंगे, चीतीदार हिरण, सांभर और चिंकारा जैसे जीवों का दोस्तों यह इंपॉर्टेंट यह हो जाता है दोस्तों कि यह चित्रकूट जिले में है, देश का 53वां है। बस आप इतना ही याद रखिएगा। और पन्ना टाइगर रिजर्व दोस्तों जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य दोस्तों एक दूसरे के क्या है, करीब है, स्थित है। तो बस आप याद रखिएगा। और यह उत्तर प्रदेश का दोस्तों कौन सा 4वां बाघ अभ्यारण्य, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपने देखा दोस्तों ओवरऑल देश का यह 53वां बाघ अभ्यारण्य है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। लेकिन जब बात की जाएगी उत्तर प्रदेश की दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश का 4था बाघ अभ्यारण्य। तो यह दोनों के दोनों इफेक्ट याद रखिएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व से दोस्तों पहले 3 कौन कौन से बाघ अभ्यारण्य है, तो एक है दोस्तों दुधवा बाघ अभ्यारण्य, एक है दोस्तों हमारा अमनगढ़ क्षेत्र कार्बेट टाइगर रिजर्व, एक हमारा दोस्तों पीलीभीत। तो दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और रानीपुर, रानीपुर कौन सा हो जाता है दोस्तों, हमारा 4था बाघ अभ्यारण्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हुए क्या है दोस्तों, वह है यूफीलेक्स 2022 के बारे में। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ललित कला अकादमी लखनऊ में दोस्तों 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलेक्स 2022 का उद्घाटन किया। तो यह यूफीलेक्स 2022 क्या है दोस्तों, यह एक डाक टिकट प्रदर्शनी है जो उत्तर प्रदेश का दोस्तों 12वां है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दोस्तों ललित कला अकादमी पड़ती है दोस्तों, वहीं पर दोस्तों इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। बस सिर्फ आप इतना ही है इसमें याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के बारे में। तो यह किसको दिया गया दोस्तों, यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा दोस्तों प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मेटकाप को दिया गया। तो बारबरा मेटकाप को ही दोस्तों सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो आप इसके बारे में दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के बारे में। तो देखिए इसके बारे में दोस्तों हमने इसमें मार्क नहीं किया है, लेकिन आप इसको देख लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 है दोस्तों, आप देखेंगे दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। यह 7वां वार्षिक संस्करण दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश को दोस्तों 12वां स्थान दिया गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में दोस्तों उत्तर प्रदेश को 12वां स्थान दिया जाता है। इससे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान था। 3 विषयों के तहत दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन इसमें देखा जाता है। वह 3 विषय कौन दोस्तों, आर्थिक न्याय के अंतर्गत 11वां रैंक मिला है, राजनीतिक न्याय के अंतर्गत 5वां रैंक मिला है, और सामाजिक न्याय के अंतर्गत दोस्तों 13वां रैंक मिला है। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों लीड्स 2022 के बारे में। तो देखिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दोस्तों लीड्स 2022 दोस्तों सर्वेक्षण रिपोर्ट के 4थे संस्करण को जारी किया है। तो यह जो लीड्स रिपोर्ट है दोस्तों, इसको केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने दोस्तों जारी किया है। इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश को स्थलरुद्ध राज्य में रखा गया है दोस्तों, लैंडलॉक्ड कैटेगरी में यूपी को रखा गया है, और उत्तर प्रदेश को दोस्तों अचीवर्स ग्रेड में समूहबद्ध किया गया है। तो आप यह भी याद रखिएगा, लैंडलॉक्ड और अचीवर्स ग्रेड में दोस्तों लीड्स 2022 के तहत रखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के बारे में। तो देखिए इसमें क्या किया गया दोस्तों, यह नीति त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था प्रदान करती है। यानी जो दोस्तों उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 है, त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था प्रदान करती है, जिसमें दोस्तों निर्माता, उपभोक्ता एवं बैटरी से संबंधित सुविधाएं प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता शामिल है। यह दोस्तों अधिसूचना की तिथि से पहले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीदे गए एवं पंजीकृत सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क से क्या करेगा दोस्तों, छूट प्रदान करेगा। तो आप इसके बारे में बस इतना मोटा मोटा फैक्ट याद रखेंगे। और यह जो नीति है दोस्तों राज्य में पहली 400 निजी इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीद पर भी दोस्तों क्या करेगी, सब्सिडी का प्रावधान करती है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति दोस्तों कितने 400 निजी इलेक्ट्रिक बसों की दोस्तों खरीद पर क्या करेगी, सब्सिडी देती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 के बारे में। तो यह भी दोस्तों 5 वर्षों के लिए प्रभावी है, वस्त्र एवं परिधान नीति 2022। इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, मशीनरी की खरीद पर वस्त्र और परिधान इकाइयों के संबंधित जो प्लांट लगाया जाता है, तो उससे संबंधित जो मशीनरी होती है दोस्तों, उसकी खरीद पर किए गए निवेश पर 25% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और यह पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम सीमा दोस्तों 100 करोड़ रुपये प्रति यूनिट होगी। तो आप यह भी अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के बारे में। तो यह नीति दोस्तों 5 वर्ष तक होगी। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर दोस्तों 75 लाख रुपए प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक की दोस्तों सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर यह नहीं भी याद रहेगा तो आपका काम
चल जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों मर्यादा मूर्ति के बारे में, यह दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों क्या किया है, अयोध्या में श्री यदुगिरी यतिराज मठ में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी यानी मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया है। तो देखिए यह जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कई जगहों पे दोस्तों यह की गई, तो आप याद रखिएगा दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करें दोस्तों मर्यादा मूर्ति का अनावरण उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में अयोध्या में किया गया है। अयोध्या में दोस्तों यदुगिरी यतिराज मठ में किया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। या जो स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी जो यानी जो मर्यादा मूर्ति है दोस्तों यह स्वामी रामानुजाचार्य को समर्पित है दोस्तों। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी आप याद रखिए दोस्तों, यह रामानुजाचार्य जी से संबंधित जो है मूर्ति है दोस्तों यह कई जगहों पर भारत के अलग अलग जगहों पे दोस्तों यह स्थापित की जा चुकी है। तो अलग अलग शहर भी आप याद रखिएगा। और किसने किया दोस्तों, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और अलग अलग जो आप पढ़ेंगे दोस्तों उसको अच्छे से मार्क करे रहिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों मुलायम सिंह यादव जी के बारे में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये दोस्तों ये अब सम्मानजनक व्यक्ति थे दोस्तों, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आप इनके बारे में याद रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। तो इनसे दोस्तों पूरी संभावना है कि क्वेश्चन पूछा जाए। तो देखिए मुलायम सिंह यादव जी के बारे में आप क्या याद रखेंगे दोस्तों, इनका निधन कब हुआ दोस्तों, 10 अक्टूबर 2022 को दोस्तों, अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों मुलायम सिंह यादव जी जो थे दोस्तों, जब इनका निधन हुआ दोस्तों तो वर्तमान में दोस्तों मैनपुरी से लोकसभा सदस्य थे। तो याद रखिए दोस्तों निधन के दौरान वह कहाँ के सदस्य थे, मैनपुरी के लोकसभा सदस्य थे। और 7 बार दोस्तों यह लोकसभा के लिए चुने गए थे। तो मुलायम सिंह के बारे में दोस्तों एक एक फैक्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पेपर है दोस्तों। तो यूपी पीसीएस में दोस्तों इनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं कि क्या फैक्ट आपसे उठा लिया जाए। तो मैनपुरी से लोकसभा सांसद थे, 7 बार दोस्तों यह लोकसभा के लिए चुने गए थे। इन्होंने दोस्तों समाजवादी पार्टी की दोस्तों स्थापना कब की थी, 1992 में की थी। वर्तमान में दोस्तों समाजवादी पार्टी के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है दोस्तों, इन्हीं के पुत्र श्री अखिलेश यादव जी दोस्तों क्या है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। इसके स्थापना मुलायम सिंह यादव जी ने 1992 में की थी। तो यह याद रखिएगा 3 बार दोस्तों मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री रहे। तो कितनी बार ये मुख्यमंत्री रहे, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1989 से लेकर 91 तक, फिर 1993 से लेकर 95 तक, और 2003 से लेकर दोस्तों 2007 तक, यानी 3 बार दोस्तों मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और 1996 से लेकर 1998 तक दोस्तों यह तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा कि जब दोस्तों जब प्रधानमंत्री तो उस समय दोस्तों यह रक्षा मंत्री भी रहे, भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे दोस्तों 1996 से लेकर 1998 के दौरान। और 2012 में दोस्तों इनको इंटरनेशनल ज्यूरिस्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अभी दोस्तों इनको कौन सा अवार्ड दिया गया, इनको दोस्तों पद्म विभूषण दिया गया है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों इनको अभी दोस्तों क्या दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया। तो मुलायम सिंह यादव जी के बारे में यह सारे फैक्ट दोस्तों, इसमें से एक भी आप ना छोड़िएगा। अगर और भी कहीं से दोस्तों आपको कुछ भी फैक्ट मिले तो आप वह दोस्तों अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यह दोस्तों यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या यूपी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, बंदरोगा हो, यूपी का दोस्तों यूपी टेट हो, या कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, वहां कुछ भी इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के बारे में। तो देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में दोस्तों उत्तर प्रदेश ने कुल 56 पदक जीता है दोस्तों, यह याद रखिएगा। इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश के राम बाबू ने एथलीट कैटेगरी में दोस्तों 35 किलोमीटर पैदल चलने में नया रिकॉर्ड बनाया है। और मेरठ की दोस्तों पारुल चौधरी 2 स्वर्ण पदक जीती हैं एथलेटिक्स कैटेगरी में। और उत्तर प्रदेश ने दोस्तों सर्वाधिक पदक किसमें जीता है दोस्तों, एथलेटिक्स में जीता है, जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, वह है दोस्तों भारतीय सड़क कांग्रेस के बारे में। तो देखिए भारतीय सड़क कांग्रेस का दोस्तों 81वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों, यह लखनऊ में हुआ है। लखनऊ में कहाँ हुआ दोस्तों, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में दोस्तों 81वां भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि लखनऊ में हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों मिशन निरामया के बारे में दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा दोस्तों SGPGI लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में, आप याद रखिएगा दोस्तों जो SGPGI है दोस्तों लखनऊ में, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो दोस्तों है लखनऊ में, वहां के दोस्तों जो कन्वेंशन सेंटर में क्या किया गया दोस्तों, इस मिशन का शुभारंभ किया गया है, मिशन निरामया। तो आप याद रखिएगा मिशन निरामया का शुभारंभ लखनऊ के SGPGI में हुआ है। राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को दोस्तों मजबूत करने के लिए और पैरा मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव लाने के लिए दोस्तों क्या किया गया है, मिशन निरामया का दोस्तों क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022
2022 के बारे में। तो देखिए इसमें दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्ण किया गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022। इसके तहत दोस्तों मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सर्वाधिक भागीदारी वाला जिला कौन है दोस्तों? कानपुर देहात। तो सर्वाधिक भागीदारी वाला राज्य अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक भागीदारी वाला जिला कौन है दोस्तों? कानपुर है। और उत्तर प्रदेश को दोस्तों कौन सा स्थान मिला है? तो 18वां स्थान मिला है दोस्तों, किसमें? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की अगर हम शहरी की बात करें दोस्तों, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 शहरी दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों इसका रिजल्ट दिया था। इसमें दोस्तों 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में नोएडा को दोस्तों 5वां स्थान दिया गया है। और 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में देखेंगे जो दोस्तों, तो शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहरों को स्थान मिला हुआ है। गाजियाबाद को 12वां, मेरठ को 15वां, प्रयागराज को 16वां और लखनऊ को दोस्तों इसके अंतर्गत 17वां रैंक दिया गया है। और गंगानगरों की 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो बिजनौर को पहला स्थान मिला है। कन्नौज को दोस्तों क्या किया गया है? दूसरा स्थान मिला है। यह क्या हुआ दोस्तों? गंगानगर की 1 लाख से कम जनसंख्या वाला। लेकिन अगर हम गंगानगरों की 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी की हम बात करें दोस्तों, इसमें वाराणसी को देखेंगे दोस्तों द्वितीय स्थान मिला है। प्रयागराज को दोस्तों कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। और क्या किया गया दोस्तों? टॉप 20 स्वच्छ छावनी यानी क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत 3 छावनी आती हैं टॉप 20 छावनी में। एक दोस्तों वाराणसी छावनी जिसको 15वां स्थान मिला है, शाहजहांपुर छावनी जिसको 16वां स्थान मिला है, और मथुरा छावनी दोस्तों इसको क्या किया गया है? 17वां स्थान दिया गया है। और 100 शहरी स्थानीय निकायों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अधिक श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान दिया गया है? 10वां स्थान दिया गया। और इस रिपोर्ट के अंतर दोस्तों क्या किया गया? प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड यानी अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया है। और सिल्वर यानी उज्जवल श्रेणी में दोस्तों मथुरा और अमरोहा को दोस्तों शामिल किया गया है। और कचरा मुक्त शहरों में अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो गाजियाबाद एवं लखनऊ को दोस्तों 3 स्टार के रूप में दोस्तों क्या किया गया है? प्रमाणित किया गया है। जबकि मेरठ और सहारनपुर को दोस्तों 1 स्टार के रूप में दिया गया है। तो यह दोस्तों जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण हुआ यानी रूरल हुआ, और स्वच्छ सर्वेक्षण दोस्तों अर्बन हुआ, तो इनसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें फैक्ट थोड़े ज़्यादा हैं, तो इनको भी दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि क्या पता कौन सा फैक्ट आपसे पूछे लिया जाए। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारत पर्यटन सांख्यिकी के बारे में। तो देखिए उपराष्ट्रपति दोस्तों वर्तमान कौन है? जगदीप धनखड़ जी दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने दोस्तों भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 नामक क्या किया दोस्तों? रिपोर्ट जारी किया है। घरेलू पर्यटकों के लिए दोस्तों 2021 में 5 सर्वाधिक पसंदीदा स्थलों में उत्तर प्रदेश का ताजमहल और आगरा का दोस्तों किला शामिल है। और विदेशी पर्यटकों के लिए दोस्तों 5 सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों में दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही स्थित दोस्तों ताजमहल और आगरा का किला शामिल है। तो आप घरेलू हो दोस्तों चाहे विदेशी हो, आप दोनों देख रहे हैं दोस्तों, घरेलू और विदेशी दोनों में ही दोस्तों कौन कौन से आता है? ताजमहल और आगरा का ही किला ही दोस्तों क्या है दोस्तों? पर्यटक दोस्तों स्थलों में टॉप वाले में 5 सर्वाधिक पसंदीदा स्थलों में आता है। यह एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। राज्य परिवर्तन आयोग केंद्र सरकार की तरह दोस्तों देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार भी काम कर रही है। जैसे दोस्तों केंद्र में क्या था? योजना आयोग। तो योजना आयोग को दोस्तों विघटित करके केंद्र सरकार ने नीति आयोग ले आया। इसी तरह दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो राज्य योजना आयोग दोस्तों उसका पुनर्गठन करते हुए उसके स्थान पर आ गया है STC यानी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन यानी राज्य परिवर्तन आयोग का दोस्तों क्या किया गया है? सृजन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। तो केंद्र में योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आ गया था, और उत्तर प्रदेश में क्या कर दिया गया दोस्तों? राज्य योजना आयोग के जगह पे दोस्तों STC को ले आया गया है, यानी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन राज्य परिवर्तन आयोग की दोस्तों क्या कर दी गई है? घोषणा की गई है। इसके अध्यक्ष दोस्तों मुख्यमंत्री दोस्तों इसके अध्यक्ष होंगे राज्य परिवर्तन आयोग के। और क्या किया यह दोस्तों एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों राज्य योजना आयोग की दोस्तों स्थापना कब की गई थी? 24 अगस्त 1972 को दोस्तों क्या किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का दोस्तों स्थापना किया गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो प्रोत्साहन है दोस्तों सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम से संबंधित उसके बारे में। तो देखिए नए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को दोस्तों यानी MSMEs को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 10% से 25% तक दोस्तों क्या किया गया है? सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी इस MSME जो नीति आई है 2022 की दोस्तों इसके तहत। और क्या किया जाएगा दोस्तों?
25% तक सब्सिडी दी जाएगी। और एससी तथा एसटी यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं महिला उद्यमियों को दोस्तों क्या किया जाएगा, 2% अधिक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। ओवरऑल तो दोस्तों 10 से 25% तक सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन अगर व्यक्ति एससी हो या एसटी का हो या महिला हो तो दोस्तों उसको 2% क्या दिया जाएगा, अधिक सब्सिडी दी जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों अगला जो हमारा है वह नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022 के बारे में। इसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो बस ये इतना याद रखिएगा, लखनऊ में हुआ है दोस्तों नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन। देखिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, वह दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 के संबंधित में। तो क्या किया गया दोस्तों, संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों अब बलात्कार यानी रेप के आरोपियों को दोस्तों क्या होगा, जमानत नहीं मिलेगी। तो यह पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दंड प्रक्रिया संहिता 2022 से संबंधित जो संशोधन विधेयक आया है कि अब जो रेप के आरोपी होंगे दोस्तों उनको जमानत नहीं मिलेगी। इसके तहत न केवल बलात्कार अपितु यौन अपराध, बदसलूकी और यौन अपशब्द के मामलों में भी दोस्तों अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी। यानी जो पहले से अग्रिम जमानत ले लेते थे दोस्तों, अब अग्रिम जमानत क्या होगी, इसके अंतर्गत नहीं दिया जाएगा। यह क्या है दोस्तों, नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के बारे में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है दोस्तों, तो इसको मैं छोड़ रहा हूं, आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाएंगे, एक बार आप सनसनी निगाह में इसको देख लेंगे। अगला है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों राष्ट्रीय पोषण माह 2022 कार्यक्रम को दोस्तों क्या किया, शुभारंभ किया। इसके तहत क्या किया दोस्तों, सहयोग मोबाइल ऐप तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए दोस्तों ECCE आधारित बाल पिटारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यानी इस राष्ट्रीय पोषण माह के तहत दोस्तों क्या किया गया है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया गया, बाल पिटारा मोबाइल ऐप को दोस्तों लॉन्च किया गया है। तो बस आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, वह है उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र के बारे में। तो देखिए यह कहाँ किया गया दोस्तों, औरैया जिले के दिव्यापुर में दोस्तों, कहाँ पर, औरैया जिले के दिव्यापुर में NTPC द्वारा स्थापित दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र। दोस्तों यह क्या करेगा, 20 मेगावाट के तैरते सोलर संयंत्र में दोस्तों क्या करेगा, बिजली का उत्पादन दोस्तों शुरू है। बस आप इतना याद रखिएगा। यह कहाँ पर है, औरैया जिले के दिव्यापुर में है दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र। अगला क्या है दोस्तों, वह हमारा दोस्तों IDF वर्ल्ड डेयरी समिट के बारे में। तो देखिए गौतम बुद्ध नगर जिले में दोस्तों स्थित एक्सपो मार्ट में दोस्तों क्या होता है, IDF वर्ल्ड समिट 2022 का आयोजन होता है। तो बस आप यही याद रखिएगा कि IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित एक्सपो मार्ट में होता है। इसका उद्घाटन दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 48 साल बाद दोस्तों इस समिति का आयोजन किया गया है। डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड दोस्तों क्या रखा गया था, इसका थीम रखा गया था। अगला हमारा दोस्तों क्या है, और 75वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में आप इस देख लीजिए कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, गुवाहाटी में किया गया था। आइए दोस्तों चुनाव लॉजिस्टिक्स जो पार्क है दोस्तों, इसका किसने आधारशिला रखी, तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। यह भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इससे क्या हो जाएंगे, गो थ्रू हो जाएंगे, तो यह देख लेंगे। जो हाईलाइटेड चीज़ें आपको बता रहे हैं उस को तो आपको दोस्तों याद होना चाहिए। बाकी आप दोस्तों इस बुक से क्या कर लेंगे, एक बार सारे पॉइंट से गो थ्रू हो लेंगे। अगला दोस्तों वह राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के बारे में। तो देखिए देवरिया जिले के शिक्षक दोस्तों खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार किसको मिला दोस्तों, खुर्शीद अहमद को मिला है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, देवरिया जिले के रहने वाले हैं। अगला क्या दोस्तों, वह है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 के बारे में। तो देखिए यह पुरस्कार दोस्तों सौम्य मालवीय को दिया गया है, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022। सौम्य मालवीय कौन है दोस्तों, एक लेखक है। यह प्रजा फाउंडेशन दोस्तों इस पुरस्कार को देती है, और यह सौम्य मालवीय जो दोस्तों हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो बस आप यह याद रखिएगा, यह किसको मिला है, सौम्य मालवीय को मिला है। रवि किशन शुक्ला के बारे में तो आप सब जानते हैं दोस्तों, एक भारतीय अभिनेता है, भोजपुरी में दोस्तों फेमस थे, बॉलीवुड में लगभग कई सारी फिल्मों में काम करते रहते हैं, गोरखपुर के वर्तमान में सांसद भी है दोस्तों। तो रवि किशन को क्या किया गया है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, वह रवि किशन शुक्ला जी को बनाया गया दोस्तों। तो यह याद रखिएगा। और यह दोस्तों जो उत्तर प्रदेश जल निगम है, इसको भी एक बार गो थ्रू हो लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यह जो दिया गया रेस्पो से संबंधित नीति है, अभी एक बार आप गो थ्रू से खोल लेंगे। इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जाता उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड के बारे में। इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर होगा, लखनऊ में होगा। अब मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे इस बोर्ड के। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां होगा दोस्तों, लखनऊ में होगा। यह इंपॉर्टेंट है। अगला यह भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कुकराइल नाइट सफारी पार्क है दोस्तों, तो कुकराइल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना की मंजूरी मिल गई है। यह कुकराइल वन क्षेत्र कहां है दोस्तों, लखनऊ में है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कुकराइल के बारे में आप ऐसे भी पहले से जानते होंगे,
इतिहास में दोस्तों यह एक घटना है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी कुकरेल वन क्षेत्र में दोस्तों क्या किया गया, नाइट सफारी पार्क की स्थापना की गई है, लखनऊ में पड़ता है। अगला कौन है दोस्तों, वह है रूपल चौधरी के बारे में। तो देखिए, विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के एक संस्करण में दोस्तों 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय यह बन गई। रूपल चौधरी जो दोस्तों हैं वह पहली भारतीय बन गई हैं। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के एक संस्करण में दोस्तों क्या किया, इन्होंने 2 पदक जीता है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। रूपल जो है दोस्तों विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में दोस्तों कोई पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी है। इससे पहले दोस्तों हिमा दास दोस्तों यह कारनामा कर चुकी हैं, तो आप उनके बारे में तो दोस्तों अच्छे से जानते होंगे। मतलब कारनामा दोस्तों यहाँ शब्द गलत है, उसको छोड़िएगा, उसके लिए क्षमा। कारनामा का मतलब आप इसको इस तरह से देखिए दोस्तों कि इस तरह की दोस्तों इन्होंने उपलब्धि हासिल कर ली है। अगला है दोस्तों इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में। तो देखिए, केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्रालय दोस्तों द्वारा उत्तर प्रदेश के माधोपुर चंदौली में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का शिलान्यास किया गया। तो यह जो इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का शिलान्यास कहाँ होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के माधोपुर चंदौली में होता है। यह दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों हो जाता है। बाकी दोस्तों फ्लिपकार्ट के बारे में दोस्तों, इसको भी आप एक बार गो थ्रू हो ले जाएंगे। इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ अन्नू रानी जी के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में दोस्तों मेरठपुर के बहादुरपुर गांव की रहने वाली दोस्तों यह महिला हैं। इन्होंने दोस्तों भाला फेंक खिलाड़ी है दोस्तों। अन्नू रानी ने महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में दोस्तों 60 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर कांस्य पदक जीता है। बाकी भाला फेंक के बारे में, जेवलिन थ्रो के बारे में दोस्तों एक बहुत ही चर्चित नाम है दोस्तों, चोपड़ा जी। उनके बारे में तो आप सब जानते होंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा किसकी बात हो रही है। तो इसी तरह दोस्तों जो अन्नू रानी है, इन्होंने भी दोस्तों क्या किया है, महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में दोस्तों 60 मीटर की दूरी भाला फेंक कर दोस्तों इन्होंने क्या किया, कांस्य जीता है। या मेरठपुर के बहादुरपुर गांव की रहने वाली हैं। अन्नू रानी दोस्तों कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल करने वाली दोस्तों यह देश की पहली खिलाड़ी बन गई दोस्तों। तो पहली बनी है, इसलिए दोस्तों यह और ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो महिला है, दूसरी पहली है, तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार डे लाइट इंडिया के मध्य समझौता किया गया दोस्तों, किस माध्यम से, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु दोस्तों डे लाइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त करेगी। आप सब जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था कितनी घोषित की है, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर दोस्तों बनाने की क्या किया है, उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को डिसाइड करने के लिए बात की है। और इसके लिए दोस्तों इसने डे लाइट इंडिया को दोस्तों अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। गगन कुमार पासवान के बारे में भी दोस्तों आप सब देख लेंगे। यह कौन है दोस्तों, गौतम बुद्ध पुलिस में तैनात एक कांस्टेबल है दोस्तों। इन्होंने बैडमिंटन में दोस्तों कुछ प्रतिस्पर्धा करके कुछ पुरस्कार जीता हुआ है। तो यह दोस्तों उस लिहाज से दोस्तों यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों भारत नवाचार सूचकांक 2021। इसको दोस्तों जारी कौन करता है, नीति आयोग। तो आप याद रखिएगा दोस्तों इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। 2021 का दोस्तों उत्तर प्रदेश को दोस्तों क्या किया गया है, बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। इनेबलर संदर्भ के घटक में दोस्तों उत्तर प्रदेश को 11वां रैंक दिया गया है। प्रदर्शन संदर्भ के घटक में दोस्तों उत्तर प्रदेश को 5वां रैंक दिया गया है। और समग्र कैटेगरी में दोस्तों उत्तर प्रदेश को 7वां रैंक दिया गया है भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अंतर्गत। अगला दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव से दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहां से दोस्तों, यूपी के जालौन जिले के उरई तहसील के कैथेरी गांव से होता है दोस्तों। 2020 में दोस्तों इसका शिलान्यास किया गया। यूपी ईडा दोस्तों क्या किया गया, इसके लिए किया गया दोस्तों, यूपी ईडा को दोस्तों इसके लिए या इसकी कार्यवाहक एजेंसी होगी दोस्तों। यूपीडी का फॉर्म क्या होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आप याद रखिएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ही दोस्तों क्या करेगा, इसके लिए जिम्मेदार है दोस्तों। तो यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसके आने की संभावना पूरी है। यह यूपी के जालौन जिले के उरई तहसील के कैथोरी गांव से दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई दोस्तों 296.070 किलोमीटर है। तो आप याद रखिएगा लगभग 296 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। यह दोस्तों एक 4 लेन वे एक्सप्रेसवे है, लेकिन इसको भविष्य में दोस्तों 6 लेन तक किया जाएगा। अभी बनाया गया 4 लेन, लेकिन फ्यूचर में दोस्तों इसको 6 लेन तक बना दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रारंभ स्थान क्या है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का,
तो जनपद चित्रकूट में दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 3535 पर भरतकूप के निकट दोस्तों ये इसका प्रारंभ रखा गया है, और इसका जो समाप्ति स्थान रखा गया है दोस्तों वह इटावा के ग्राम कुदरैल के निकट। प्रारंभ स्थान चित्रकूट के भरतकूप और कुदरैल ग्राम दोस्तों इसका समाप्ति स्थान है। यह 7 जिलों से होकर गुजरता है दोस्तों, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में, क्या कितने जिलों से होकर गुजरता है दोस्तों, तो यह 7 जिलों से होकर गुजरता है। 7 जिलों में कौन से हैं दोस्तों, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। एक बार फिर सुन लीजिए, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा दोस्तों। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य नदियां भी पड़ेंगी, बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा एवं सेंगर। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यह 7 जिलों से होकर गुजरती है। इन 7 जिलों के दोस्तों नाम याद रखिएगा, क्योंकि वहां पर दे देगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन जिलों से होकर नहीं गुजरती है। तो आप यह 7 रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वहां अनुमान लगा ले जाएंगे। देखिए अगला है दोस्तों NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के बारे में। इसको जारी किसने किया दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दोस्तों क्या किया है, NIRF इंडिया रैंकिंग को दोस्तों क्या किया है, जारी किया है। अब इस रैंकिंग में अगर हम देखेंगे दोस्तों तो देखिए NIRF इंडिया रैंकिंग में IIT कानपुर को दोस्तों 5वां स्थान दिया गया है, BHU को दोस्तों 11वां स्थान दिया गया है, AMU को दोस्तों 19वां स्थान दिया गया यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, और IIT BHU को दोस्तों 29वां स्थान मिला है, MIT विश्वविद्यालय को दोस्तों 42वां स्थान मिला है, KGMU यानी दोस्तों जो कि लखनऊ में पड़ता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को दोस्तों 75वां स्थान दिया गया है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दोस्तों जो कि लखनऊ में इसको 78वां स्थान दिया गया है, और शिव नाडार विश्वविद्यालय दोस्तों जो गौतम बुद्ध नगर है दोस्तों इसको 94वां स्थान दिया गया है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों टॉप 10 में दोस्तों सिर्फ एक ही आता है, IIT कानपुर आता है दोस्तों जिसको 5वां स्थान दिया गया है, BHU 11 पे, AMU 19 पे, IIT BHU 29 पे है, MIT 42 पे, KGMU 75 पे, बाबा साहेब BBAU दोस्तों 78 पे, और शिव नाडार विश्वविद्यालय दोस्तों 94वें स्थान पर है। अगला है दोस्तों हमारा वह दोस्तों उत्तर प्रदेश आम महोत्सव के बारे में। तो देखिए उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का दोस्तों आयोजन कहाँ किया जाता है, लखनऊ में किया जाता है दोस्तों। 2022 में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में दोस्तों स्वीकृत आम के मेगा क्लस्टर का दोस्तों इसके साथ साथ उद्घाटन भी किया गया है। और उत्तर प्रदेश में आमों की टैगिंग दोस्तों काकोरी ब्रांड के रूप में दोस्तों की जा रही है। तो आप यह भी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो आमों की टैगिंग हो रही है दोस्तों वह किस ब्रांड के रूप में हो रही है, वह काकोरी ब्रांड के रूप में की जा रही है। अगला दोस्तों NFSA के लिए राज्य रैंकिंग के बारे में। तो देखिए NFSA के लिए दोस्तों राज्य रैंकिंग सूचकांक की हम बात करें दोस्तों तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने दोस्तों इसको क्या किया है, विकसित किया है। और उत्तर प्रदेश को दोस्तों इसके अंतर्गत क्या किया गया, दूसरा स्थान मिला। तो आप याद रखिएगा दोस्तों NFSA के लिए राज्य रैंकिंग जो सूचकांक जारी की गई दोस्तों उसमें उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान दिया गया है। अगला है दोस्तों वह हमारा दोस्तों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AA दोस्तों के बारे में, यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य दोस्तों समझौता किया गया है, यानी AAI यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच दोस्तों 30 वर्षों की अवधि हो दोस्तों क्या किया गया है, एक समझौता किया गया है। इसके तहत दोस्तों यूपी के 5 हवाई अड्डों के संचालन के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो 5 हवाई अड्डे आते हैं उनके संचालन के लिए दोस्तों यह समझौता यह है। यूपी के कौन 5 हवाई अड्डों के लिए दोस्तों किया गया है, तो अलीगढ़ हवाई अड्डा, आजमगढ़ हवाई अड्डा, चित्रकूट हवाई अड्डा, मयूरपुर हवाई अड्डा और श्रावस्ती हवाई अड्डा। एक बार फिर सुन लीजिए, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मयूरपुर और श्रावस्ती हवाई अड्डों के लिए दोस्तों यह क्या किया गया है, समझौता किया गया है। अगला है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क के बारे में। तो देखिए उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो पहला ट्रांसजेंडर डेस्क है यानी पुलिस सहायता केंद्र दोस्तों वह लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के दोस्तों एक कैसरबाग कोतवाली पड़ती है दोस्तों वहां पर खोला गया है। तो देखिए जो कैसरबाग कोतवाली है दोस्तों वहीं पर क्या किया गया है, ट्रांसजेंडर डेस्क दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क यानी पुलिस सहायता केंद्र दोस्तों खोला गया है, लखनऊ में पड़ता है दोस्तों। अगर आप दोस्तों अमीनाबाद अगर जानते होंगे, अगर आप लखनऊ के अमीनाबाद दोस्तों बाजार के बारे में सुनेंगे तो यह दोस्तों वहीं पे पड़ता है कैसरबाग कोतवाली। जब अगर अमीनाबाद बाजार जाएंगे दोस्तों, मैं फिलहाल दोस्तों उत्तर प्रदेश से यह वीडियो या लखनऊ से दोस्तों यह वीडियो शूट कर रहा हूं और लखनऊ में ही रहता हूं तो मुझे दोस्तों इसके बारे में पूरा आइडिया है। तो कैसरबाग कोतवाली से दोस्तों इसका किया गया, बस आप इतना जान लीजिए। यह दोस्तों ट्रांसजेंडरों की शिकायतों का 24 घंटों के अंदर दोस्तों निस्तारण करने से यह संबंधित है। अगला है दोस्तों हमारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में। इसके 19वें संस्करण को दोस्तों QS द्वारा जारी किया गया है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में। इसके अंदर दोस्तों IIT कानपुर को दोस्तों 264वां स्थान दिया गया, 2022 में 277वां स्थान था, यानी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में IIT कानपुर को कौन सा स्थान दिया गया है, 264वां स्थान दिया गया है। अगला है दोस्तों हमारा
संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र के बारे में। तो देखिए मगहर में दोस्तों क्या किया गया, इस केंद्र का उद्घाटन किया गया है, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का। मगहर दोस्तों कबीर का निर्वाण स्थल है, जहां दोस्तों कबीर की मजार और समाधि दोनों ही दोस्तों मात्र 100 फीट की दूरी पर अगल बगल में है दोस्तों। तो देखिए जो मगहर पड़ता है दोस्तों, यह संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैं उत्तर प्रदेश के दोस्तों इसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, मैं संत कबीर नगर जिले का ही रहने वाला दोस्तों। और मगहर दोस्तों मैं जा भी चुका हूं। तो मगहर में दोस्तों आप जब जाएंगे तो वहां दोस्तों जो कबीर जी का जो समाधि स्थल बना था दोस्तों, वहां मजार और समाधि दोनों ही एक साथ देखने को मिलेगा दोस्तों, मात्र 100 फीट की दूरी पर दोस्तों अगल बगल में यह स्थित है। तो अगर आप आसपास के दोस्तों जिले के आसपास के बस्ती, गोरखपुर या सिद्धार्थनगर या संत कबीर नगर जिले के रहने वाले हो तो आप एक बार वहां जाके देख लेंगे तो दोस्तों आपको यह और अच्छे से चीज़, और भी कई चीज़ें दोस्तों वहाँ कबीर दास जी के बारे में और सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। अगला है दोस्तों राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 के बारे में। तो देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस सूचकांक को जारी किया गया, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की कैटेगरी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान मिला। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में दोस्तों उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है, 8वां स्थान दोस्तों इसके अंतर्गत दिया गया है। अगला है दोस्तों हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के बारे में। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों राज्य में बीहड़ या बंजर या जल भराव क्षेत्रों के सुधार एवं उपचार हेतु इस योजना को दोस्तों 2022-23 से 2026-27 की अवधि तक क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना को दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, बीहड़ बंजर या जल भराव क्षेत्रों से संबंधित है। 2022-23 से लेकर दोस्तों 2026-27 तक दोस्तों यह योजना लागू रहेगी। अगला दोस्तों 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, यह गाजियाबाद में किया गया। बस आप इतना याद रखिएगा कि इसका आयोजन दोस्तों जो होता है राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी का, तो वो आयोजन दोस्तों गाजियाबाद में किया गया। बस इतना ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों हमारा मैडम तुषार संग्रहालय के बारे में। तो यह उत्तर प्रदेश के दोस्तों नोएडा में इस संग्रहालय की शुरुआत की गई है। मैडम तुषार संग्रहालय की नोएडा के कहां दोस्तों, डीएलएफ मॉल में दोस्तों यह स्थित है मैडम तुषार संग्रहालय। और 2017 में पहली बार दोस्तों इस संग्रहालय को कनॉट प्लेस दिल्ली में खोला गया था। तो पहले दिल्ली में था, अब उत्तर प्रदेश के नोएडा में दोस्तों मैडम तुषार संग्रहालय को दोस्तों ओपनिंग कर दी गई है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पटवाई के बारे में। तो देखिए पटवाई क्या है दोस्तों, एक ग्राम पंचायत है। तो यहां पर दोस्तों क्या किया गया है, देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, देश का पूछा जाएगा आपसे कि देश का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन कहां किया गया दोस्तों, तो यह पटवाई में किया गया है। यह क्वेश्चन आने की भी दोस्तों पूरी की पूरी संभावना है। अब पटवाई कहां पड़ता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में यह पड़ता है दोस्तों। तो यहीं पर दोस्तों क्या किया गया, देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है, यह रामपुर जिले में पड़ता है दोस्तों। तो आप इसको बस इतना ही इसके बारे में याद रखेंगे। अगला है दोस्तों वह है स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र के बारे में। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में रोजगार के अवसरों के लिए कुशल कार्यबल तैयार कराने हो तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में दोस्तों इस केंद्र की स्थापना हुई। तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। तो सिंपल सा आप याद रखिएगा, स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र का दोस्तों कहां पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, वाराणसी में हुआ है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात से दोस्तों यह संबंधित है। भारत के पहले स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहां किया गया था दोस्तों, तो अब भुवनेश्वर में किया गया, तो उड़ीसा में। इस बार कहां किया गया दोस्तों, वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसलिए दोस्तों यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेत समाधि के बारे में तो आप सब जानते हैं दोस्तों, इस यह अनुवादित पुस्तक उपन्यास है दोस्तों, टॉम बॉब सैंड दोस्तों। तो इसकी अंग्रेजी अनुवादक दोस्तों वही थे डेजी रॉकवेल। और दोस्तों और इसके ओरिजिनल लेखक कौन है दोस्तों, टॉम बॉब सैंड रेत समाधि के, तो वह गीतांजलि श्री हैं दोस्तों, जो कि मैनपुरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। तो इसी को दोस्तों टॉम बॉब सैंड को दोस्तों क्या किया गया, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह गीतांजलि श्री के, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद दोस्तों डेजी रॉकवेल ने किया है दोस्तों। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। तो आप दोस्तों आपको सारे उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी करंट हो सकते हैं दोस्तों, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन सारे पॉइंट को दोस्तों अच्छे से हाईलाइट करके डिस्कस किया गया है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यह ई दृष्टि की घटना चक्र की बुक है दोस्तों, या यूपी करंट के लिए या ओवरऑल दोस्तों करंट के लिए बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, एकदम रामबाण बुक होती है। तो इस बुक को दोस्तों आप ले आइएगा। जितने भी दोस्तों यहाँ हाईलाइटेड पॉइंटेड आपसे चीज़ों को चर्चा की गई है, आप उत्तर प्रदेश परिदृश्य वाले खंड में जाएंगे दोस्तों, तो जितने भी दोस्तों हाईलाइट चीज़ें की गई आप इनको 5-6 बार वीडियो को देख लेंगे और सारी हाईलाइटेड पॉइंट को दोस्तों एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, बार बार रिवाइज करते रहेंगे। तो एग्जाम में दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। बाकी एक बार दोस्तों आप जब पहली बार पढ़ेंगे तो हर एक पॉइंट से दोस्तों क्या कर लेंगे, गो थ्रू हो लेंगे,
क्योंकि कहीं से भी दोस्तों कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों वह आपको बता दी गई है। तो अगर दोस्तों आप सबको वीडियो समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों, और इसको बड़ी मात्रा में दोस्तों क्या कर देंगे, अपने फ्रेंड में दोस्तों या इसको शेयर कर देंगे। बाकी आप सब दोस्तों क्या कर लेंगे, स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल को दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो दोस्तों यह सब्सक्राइब कर देंगे। देख रहेंगे आप लोग के लिए एकदम अच्छा, बहुत अच्छे से मेहनत करके टू दी पॉइंट चीज़ों को डिस्कस किया गया है दोस्तों। तो आप सारी चीज़ों पे इस पर अच्छे से काम कर लीजिएगा। वीडियो को बड़ी मात्रा में शेयर कर देंगे, 5-6 बार दोस्तों वीडियो को आप देख लेंगे और इस बुक से दोस्तों अच्छे से पढ़ लेंगे। तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों अगर कोई भी करंट्स आपसे पूछे जाएंगे तो आप बहुत आसानी से दोस्तों पेपर में करके आएंगे। तो आप सब दोस्तों अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिए। फिर अगला दोस्तों कुछ इसके पार्ट्स हम लेके जल्दी आएंगे। तो तब तक आप दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।